हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री। आज से बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक एक टॉपिक हम डिटेल में देख रहे हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, जिसमें हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, और वो फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त यूनिट्स का हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आज के क्लास में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन आज का है, क्योंकि सारा बेसिक जो है यूनिट कन्वर्जन का वो आज के क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों इस अमेजिंग सेशन को। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ फॉर्मूले। जैसे वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही आप कहते हैं, इसको ही आप कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ऐसे भी इसको कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, दोनों का मीनिंग बच्चों सेम ही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन मतलब ही वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें फॉर्मूला कौन सा है आपके पास। तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये वाला फॉर्मूला बच्चों यहां पे यूज होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वर्क डन है बच्चों, ये एक्सपांशन का वर्क डन है ना। तो ये जो वर्क डन है ये एक्सपांशन, एक कॉम्प्रेशन होता है, एक एक्सपांशन होता है। ओके, लेकिन फॉर्मूला हमें एक ही यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करके आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वो मैं सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो सबसे पहले यहां पे हियर जो आपका W होगा बच्चों, है ना, हियर जो W है, तो W क्या है, W इज वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। ठीक है, PE एक्सटर्नल है ना, ये क्या है, इज एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये है आपका एक्सटर्नल प्रेशर। और डेल्टा V जो है बच्चों आपका, डेल्टा V जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम बच्चों हम कैसे लिखते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब होता है डेल्टा V। और डेल्टा V को हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा V को निकालते हैं हम V2 माइनस V1 से। ओके, ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा V को कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1। और वेयर, ये जो बच्चों वेयर, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे जगह नहीं है, इधर से ही लिख लेते हैं। देखो, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका डेल्टा V है, दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डेल्टा V। और डेल्टा V क्या होता है आपका, V2 माइनस V1। और हियर जो V2 और V1 है वो क्या है, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और जो V2 है वो क्या है, V2 इज फाइनल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे उसकी बात अभी हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहली बात है, आप ये जो न्यूमेरिकल्स है काफी आसान होते हैं, सिर्फ रॉन्ग कहां पे होता है, यूनिट के, है ना, यूनिट कन्वर्जन के टाइम। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर बच्चों, है ना, जो आपका W है ना, वो W अगर आपने जूल में लिया है, ठीक है, वर्क डन किस में है, जूल में, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो V1 V2 या फिर जो डेल्टा V है ये आएगा बच्चों आपका मीटर क्यूब में। ओके, ये पहली चीज। दूसरी, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों, है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर आएगा न्यूटन मीटर टू द पावर -2 और पास्कल, है ना, ये यूनिट आपके होने चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वर्क डन जूल में होगा तो आपको ये डाटा लिखना है। अब दूसरी चीज, अगर बच्चों अगर आपका वर्क डन लीटर एटीएम में है, वर्क डन किस में है, लीटर एटीएम, या फिर लीटर को ही डीएम क्यूब कहते हैं, या फिर आप कहेंगे वर्क डन जो है
वो डीएम क्यूब एटीएम में है, ठीक है। जब ऐसे कुछ आपको दिखता है तो बच्चों जो आपका V1 उसके बाद V2 या फिर डेल्टा V, ये जो है ये आपका लीटर में होना चाहिए या फिर डीएम क्यूब में होना चाहिए। हाँ, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका प्रेशर है बच्चों, है ना, जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर किस में होना चाहिए, तो प्रेशर ऐसे टाइम आपका एटीएम में होना चाहिए। प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं। अब बच्चों अगर वर्क डन आपको डीएम क्यूब बार में दिया है, डीएम क्यूब बार, या फिर आपको जो वर्क डन दिया है वो लीटर बार में दिया है, ठीक है, डीएम क्यूब बार या फिर लीटर बार, जो जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो आपका V1 है, उसके बाद V2 है, उसके बाद डेल्टा V है, ये बच्चों आपका लीटर में या फिर डीएम क्यूब में होगा। ओके, और जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो बच्चों आपको गिनना है किसमें, बार में, ठीक है। तो इस केस में ये तीन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, यहां पे ये तीन पॉसिबिलिटी होती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, है ना, इसको भूलना ही मत, है ना, बेसिक पार्ट है, इसको भूलना नहीं है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम, ये तो हमें पता चल गया। अब कुछ यूनिट कन्वर्जन का हमें काम पड़ने वाला है। तो वो यूनिट कन्वर्जन क्या है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुछ यूनिट कन्वर्जन्स की, आगे बात करते हैं हम यूनिट कन्वर्जन्स की, यूनिट कन्वर्जन्स की। देखो, तो यूनिट कन्वर्जन में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन करते वक्त आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, अगर बच्चों वर्क डन जो है आपको ये पता है क्या, 1 कैलोरी मतलब ही होता है 4.184, ठीक है, क्या होता है, जूल। सबसे पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों 1 जूल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, जूल के 1 जूल क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बच्चों 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम होता है 101.3 जूल, ठीक है। उसके बाद 1 डीएम क्यूब बार, 1 डीएम क्यूब बार होता है बच्चों 100 जूल, 1 डीएम क्यूब बार क्या होता है, 100 जूल। तो इनका हमें काम अभी है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कैलोरी का जूल, जूल का अर्ग, लीटर एटीएम का जूल, डीएम क्यूब बार का जूल, है ना, ये बार बार आपको यूज में आने वाले हैं। ये वर्क डन के लिए यूनिट कन्वर्जन है, ये किसके लिए कन्वर्जन है, वर्क डन के लिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये वर्क डन के यूनिट कन्वर्जन है। अब कुछ आपको वॉल्यूम्स के कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। अब वॉल्यूम्स के कन्वर्जन में हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वॉल्यूम के कन्वर्जन में आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर मतलब ही होता है 1 डीएम क्यूब, ठीक है। उसके बाद 1 ml मतलब ही होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये पता होना चाहिए। उसके बाद 1 लीटर मतलब होता है 10 टू द पावर 3, 1 लीटर क्या होता है 10 टू द पावर 3 ml, मतलब ही बच्चों लीटर मतलब ही होता है डीएम क्यूब, तो 1 डीएम क्यूब मतलब होता है 10 टू द पावर 3, और ml मतलब ही होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कुछ ऐसे होगा 1 डीएम क्यूब मतलब ही 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब मतलब ही 10 टू द पावर 3 लीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब मतलब ही क्या होता है 10 टू द पावर 3 लीटर। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स है जो आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। वॉल्यूम के लिए यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, ये वॉल्यूम के हो गए। अगर कुछ प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन आपको करने हैं, ठीक है, प्रेशर का भी काम पड़ सकता है ना, तो प्रेशर में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जैसे 1 पास्कल मतलब ही होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 एटीएम मतलब होता है 101, कितना होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या होता है पास्कल। दूसरा बच्चों 1 बार मतलब होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या होता है पास्कल, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं 1 एटीएम क्या होता है, तो 1 एटीएम होता है 1.013 बार, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए 1 एटीएम मतलब ही होता है बच्चों 760 mmHg, ओके। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स है जो आपके काम में आने वाले हैं,
ठीक है, किसके लिए है ये वो भी लिख लेते हैं हम। ये यूनिट कन्वर्जन जो है वो किसके लिए दिए हैं हमें, तो ये वाला जो है ये है बच्चों फॉर, ये किसके लिए है, फॉर वर्क डन। किसके लिए है, वर्क डन, ये वर्क डन के लिए है। ओके, ये जो दूसरा वाला है ये किसके लिए है, फॉर वॉल्यूम। किसके लिए है यूनिट कन्वर्जन, वॉल्यूम के लिए, क्योंकि इसके सिवा आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये जो है बच्चों ये किसके लिए है, फॉर प्रेशर। किसके लिए है, प्रेशर के लिए। तो अभी आप रेडी हो किस चीज के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, अभी रेडी हो गए आप। सबसे पहले आपको क्या है, तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया तो अगली चीज बच्चों, ये कब आपको फॉर्मूले में कौन सी चीज यूज करनी है, वर्क डन किस में है, वॉल्यूम किस में है, प्रेशर किस में है, तब आपको कुछ इस तरह से यूज करना है। उसके बाद ये कुछ कन्वर्जन है वर्क डन के लिए, वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए। अभी हम प्रिपेयर्ड है सवाल सॉल्व करने के लिए। अब सवाल सॉल्व करना देखो कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इसको क्या करना है, अच्छे से एक पेज पे लिखना है ना, और जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका दो इसको दीवार पे, मतलब आते जाते वक्त आप इसे पढ़ते रहेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा इस टॉपिक का। ठीक है, और यही चीजें आपको यूज करनी है अगले टॉपिक में जो वर्क डन होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, उसमें भी यही चीजें यूज में आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, पहला सेशन है इस चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको देखना है। ओके, बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखो आगे बढ़ते हैं, अब पहला सवाल, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल, देखो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा, तो सबसे पहले तो हमें दिया है 3 मोल्स। मोल्स होते हैं जिन्हें हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने दिए हैं, 3 मोल। ठीक है, 3 मोल है। आर एक्सपांडेड, क्या बोला है, एक्सपांडेड। ओके, एक एक्सपांशन होता है, एक कॉम्प्रेशन होता है। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे एक्सपांडेड बोला है। ओके, अब वो भी मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो वो भी मैं, ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे। तो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, आपके पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है आपके पास। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं वो भी बता देता हूं मैं। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है आपके पास। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं इसे, सिलेंडर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं बच्चों पिस्टन। क्या कहते हैं, पिस्टन। और इसके अंदर आपने गैस भरी है ना, इसके अंदर क्या है, गैस भरी है। ठीक है, इसके अंदर गैस है। ओके, इसके अंदर गैस है। अब आपको क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है कि ये जो है ये इसका वॉल्यूम है बच्चों, है ना, इसको कहेंगे हम V1, है ना, ये इसका वॉल्यूम है V1, शुरुआत का वॉल्यूम है V1। अब बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी प्रेशर लग रहा होगा। सपोज एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे P1 है। ठीक है, वॉल्यूम V1 है और एक्सटर्नल प्रेशर P1 है, और ये जो गैस है इसके यहाँ पे n मोल्स है। कितने मोल्स है, n मोल गैस बच्चों आपने यहाँ पे लिया है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अब आपके पास दो केसेस है, एक है एक्सपांशन, एक है कॉम्प्रेशन। अब देखो, अगर कॉम्प्रेशन पहले समझते हैं, कॉम्प्रेशन का मीनिंग क्या है, आप ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पिस्टन वाला पार्ट है ये नीचे आएगा बच्चों, आप उसे कॉम्प्रेस करने वाले हो। ठीक है, आप उसे कॉम्प्रेस करने वाले हो, तो ये पिस्टन बच्चों नीचे आएगा। मतलब जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का आपको अभी दिखना शुरू हो जाएगा। देखो, तो आपका जो पिस्टन है वो ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, ये पिस्टन आपका नीचे आ गया। अब इसके अंदर जो आपने गैस भरी है, ठीक है, वो गैस तो आपको दिखने ही वाली है। इसके अंदर आपने ऐसे गैस भरी है। अब हुआ क्या, जब ये पिस्टन नीचे आया, मतलब आपने ऊपर से कुछ तो भी प्रेशर लगाया होगा, वो प्रेशर होगा आपका P2। ठीक है, और इसका वॉल्यूम देखो, अभी ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये वॉल्यूम होगा V2। तो आपने पहला क्या किया है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन। क्या किया है आपने, कॉम्प्रेशन। तो जब आप कॉम्प्रेशन करते हो, है ना, मतलब इधर से इधर जाएंगे, तो आपने क्या किया है, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन किया तो आपने ऊपर का प्रेशर बढ़ा दिया बच्चों। तो कॉम्प्रेशन के केस में ये P1 है, ये P2 है, तो बड़ा कौन सा होगा, तो आपने प्रेशर बढ़ाया है। तो कॉम्प्रेशन के केस में जो P2 होता है वो बड़ा होता है P1 से, P2 बड़ा होता है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं।
पहले वॉल्यूम V1 था, अभी वॉल्यूम V2 है, तो पहले से वॉल्यूम क्या हो गया, अभी कम हो गया। इसका मतलब जो V2 है वो छोटा होता है V1 से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रेशन के लिए। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रेशन समझ में आ गया, एक्सपांशन क्या होता है देखो। अब एक्सपांशन की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही केस, आपने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब एक्सपांशन में क्या होता है देखो, एक्सपांशन में जो आपका पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, एक्सपांशन में पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो गैस जो है वो एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड होगी तो क्या होगा, देखो ये गैस अगर एक्सपांड होती है तो ये जो पिस्टन है ना इसको ये ऐसे ऊपर ढकेल देगी, है ना, ऐसे ऊपर ढकेल देगी इसको, अगर ये गैस एक्सपांड होती है तो, है ना। मतलब ही क्या, ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब ऊपर का प्रेशर बच्चों कम हो गया। मतलब इसके अंदर जो गैस है वो कुछ ऐसे अभी आपको दिखने वाली है। तो अभी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, और इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को कहेंगे V2। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं अभी, तो ये प्रेशर ज्यादा था इसलिए पिस्टन नीचे था, ये प्रेशर कम हो गया होगा इसलिए पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे से प्रेशर ज्यादा लगा, ऊपर का प्रेशर कम हो गया इसलिए पिस्टन ऊपर चला गया। मतलब ये जो P2 है ये छोटा है P1 से, मतलब यहाँ पे जो P2 है वो छोटा है P1 से, ओके। और वॉल्यूम देखो, पहले वॉल्यूम इतना था, अभी वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब जो V2 है वो ग्रेटर होता है V1 से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रेशन एक्सपांशन का, ये कॉम्प्रेशन और इसे हम कहेंगे एक्सपांशन। कहां पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं। ये कौन सा केस है, एक्सपांशन वाला केस है। तो ये दो केसेस आपको अच्छे से याद रखनी है, ये एक्सपांशन और ये है बच्चों आपका कॉम्प्रेशन, ओके। क्लियर है अभी, अब हम प्रिपेयर्ड है सवाल सॉल्व करने के लिए। बेसिक टॉपिक था, पता है, तो हम अगला सवाल देख सकते हैं। अभी देखो तो सबसे पहले क्या बोला है, तो आपको दिया है 3 मोल आइडियल गैस, एक्सपांडेड बोला है, ओके, आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब। अब ये जो डीएम क्यूब है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो आपको दिया कितना है, आपको दिया है 15 डीएम क्यूब, और दूसरा कितना है 20 डीएम क्यूब। अब वॉल्यूम है बच्चों ये, मतलब आपको दो वॉल्यूम दिया है, ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, एक V1 होगा एक V2 होगा, कैसे पता चलेगा। तो एक्सपांशन में क्या होता है, एक्सपांशन में V2 ग्रेटर देन V1 होता है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको, V2 ग्रेटर होता है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये वाला 20, तो ये V2 होगा और ये V1 होगा, पहचान लिया। अब आगे, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, बार है बच्चों मतलब प्रेशर है, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, कितना दिया है 1.2 बार, ये हमें दिया है, ओके। और आगे क्या बोला है अभी देखो, अब आगे आपको बोला गया है इस सवाल में, एस्टिमेट मतलब ही कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार एंड जूल। आपको वर्क निकालना है, मतलब आपको डब्ल्यू निकालना है किसमें, इन डीएम क्यूब बार, और किसमें निकालना है, वर्क डन, और निकालना है हमें किसमें, इन जूल, है ना। मतलब दो केसेस है, एक डीएम क्यूब बार में वर्क डन निकालना है, एक जूल में निकालना है, कुछ ऐसे करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको पहचानना है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर है इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है बच्चों W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ओके। अब डेल्टा V तो यहाँ पे V1 V2 दिए हैं, तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1, डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1। अब देखो आपको यहाँ पे आंसर जो चाहिए वो डीएम क्यूब बार में चाहिए, तो यहाँ पे डीएम क्यूब है क्या, देखो वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब में दिया है और प्रेशर आपको बार में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अभी, ये माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया है 1.2, ये 1.2 है, V2 माइनस V1 तो ये 20 माइनस 15, है ना, क्या होगा 20 माइनस 15, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1.2 इंटू 20 माइनस 15 होगा 5, ओके। 20 माइनस 15 कितना होगा 5। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो 5 से 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आपका जो W है वो कितना होगा, देखो अभी 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, कैरी होगा, पॉइंट देंगे, कैरी होगा 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 कितना होगा 6,
तो ये 6.0 आपका आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर कैसा है, माइनस है। कैसा है, माइनस। और यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर आपका बार में है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, तो आपका यूनिट होगा यहाँ पे डीएम क्यूब बार। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 6.0 डीएम क्यूब बार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आएगा जूल। अब जूल के लिए मैंने आपको बताया था डीएम क्यूब बार और जूल के बीच का रिलेशन, कन्वर्जन मैंने लिख के दिया है। और क्या था वो कन्वर्जन, तो मैंने बोला था वी नो दैट, लिख लेंगे यहां पे, वी नो दैट। क्या पता है हमें, तो हमें पता है 1 डीएम क्यूब बार, 1 डीएम क्यूब बार मतलब ही होता है 100 जूल। 1 डीएम क्यूब बार क्या होता है, 100 जूल। दिखा देता हूं मैं, देखो अभी मैंने लिख के दिया था, देखो डीएम क्यूब बार कहां पे है, ये है। 1 डीएम क्यूब बार होता है 100 जूल। तो ये आपको याद रखना होगा, देखो इसकी जरूरत अभी है हमें सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, अभी देखो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो देयरफॉर आपका W क्या होगा, W होगा -6.0, और डीएम क्यूब बार की जगह आपको क्या पुट करना है, 100 जूल। अब 6 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर जो वर्क डन है वो होगा -600 क्या होगा, जूल। ठीक है, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600, और साइन माइनस है ही, और यहां पे एक्सपांशन है, एक्सपांशन में वर्क डन निगेटिव होता है। ठीक है, ये भी यहां पे ऐड कर लो। अगर एक्सपांशन की बात हो रही है तो जो वर्क डन होगा वो आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर कॉम्प्रेशन की बात हो रही है तो जो वर्क डन है वो बच्चों पॉजिटिव आएगा। ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो एक जैसे सवाल है। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। मतलब अभी गिवन डेटा में क्या आएगा, क्या निकालना है हमें, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब पी एक्सटर्नल हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पता चल गया। आगे क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस। मोल की वैसे जरूरत नहीं होती इस सवाल में, है ना। तो 2 मोल दिया है, मतलब आपको n दिया है बच्चों, 2 मोल आइडियल गैस। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम वॉल्यूम 15 डीएम क्यूब टू 13 डीएम क्यूब। 15 नहीं है, कितना है, 25 डीएम क्यूब टू 13 डीएम क्यूब बोला है। ठीक है, मतलब डीएम क्यूब है, मतलब वॉल्यूम है। अब एक V1 होगा, एक V2 होगा, कैसे पता चलेगा, तो इसने बोला क्या है, कॉम्प्रेस बोला है। क्या बोला है, कॉम्प्रेस। और कॉम्प्रेशन में जो V2 होता है वो छोटा होता है V1 से। कॉम्प्रेस जब करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब V2 छोटा होगा। तो इन दोनों में छोटा ये है, तो ये V2 है और ये है V1। आगे, व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज, ये वर्क डन आपको दिया है, और वर्क डन कौन सा है, कॉम्प्रेस वाला। देखो कॉम्प्रेस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो बराबर आपको कॉम्प्रेस का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। तो आपको वर्क डन दिया है, कितना दिया है वर्क डन, देखो वर्क डन दिया है 4862.4 जूल। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, अब इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पे जो आपको अच्छे से याद रखनी है, कि यहां पे जो वर्क डन दिया है वो जूल में है। और वर्क डन अगर जूल में है तो जो वॉल्यूम होता है वो आपको मीटर क्यूब में चाहिए। वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में चाहिए, मैंने बोला था। देख लो एक बार, फिर से जाते हैं इस पे। अगर अगर वर्क डन बच्चों जूल में है तो वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में चाहिए। अब आपको दिया है डीएम क्यूब, उसको मीटर क्यूब करना है, तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब कैसे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। देखो, तो आपको 1 मीटर क्यूब मतलब ही 10⁻³ लीटर होता है, और लीटर मतलब ही डीएम क्यूब होता है। तो अगर आप डीएम क्यूब आपको दिया है, मतलब आप क्या करेंगे, अभी देखो मैं अभी बता देता हूं आपको कैसे करना है। तो देखो, तो ये होता क्या है, तो डीएम क्यूब को जब आपको मीटर क्यूब करना होता है तो 10⁻³ लगाते हैं। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, 25, कितना है ये, 13 है, सॉरी ये है 13, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब जब आप डीएम क्यूब को मीटर क्यूब करते हैं तो 10⁻³ यहां पे ऐड कर लो लगे तो। ठीक है, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब करते हो कहां पे, यहां पे ऐड कर लेते हैं, यहां पे रख देता हूं मैं। अगर आपके पास एक डीएम क्यूब है तो ये 10⁻³ क्या होगा, मीटर क्यूब। ये एक इसमें हमने ऐड कर लिया है। ओके, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। 1 डीएम क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारे काम का है जो हमने कर लिया। अब बच्चों ये जूल में है, ये मीटर क्यूब में है, तो आपका जो प्रेशर आएगा अभी वो पास्कल में आएगा।
स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है। ओके, तो अभी आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है आपके पास? तो पहले तो इसने एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है, मतलब अभी डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, डेल्टा वी। और डेल्टा वी को क्या लिखेंगे हम? माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमें W कितना दिया है? तो हमें W दिया है 4862.4 माइनस पी एक्सटर्नल हमें निकालना है V2 माइनस V1। तो हमें कितना दिया है? V2 है 13 10 टू द पावर माइनस 3, 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। और V1 कितना है? 25 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, अब क्या करते हैं आगे देखो, ये होगा आपका 4862.4, ये है माइनस पी एक्सटर्नल 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया बाहर, ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया। अंदर बचेगा 13 माइनस 25, अंदर बचेगा 13 माइनस 25, 10 टू द पावर माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया। अब देखो, अब ये है 4862.4, है ना, 0.4, ये माइनस पी एक्सटर्नल इनटू होगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3, और ये आएगा आपका आंसर माइनस 12, है ना। 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, बड़े नंबर के साइन है माइनस, तो माइनस 12। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये बचेगा 12। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये था आपका 4862.4, बराबर है क्या? 4862.4 बराबर है। इधर है बच्चों आपका पी एक्सटर्नल जो अभी प्लस हो गया इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कुछ ऐसे बचेगा। क्या किया हमने? यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये होगा 4862.4 डिवाइड में, ये डिवाइड में आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे बचेगा एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, अब 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 3 होगा, तो ये होगा 4862.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3, और नीचे आएगा बच्चों 12, और यहाँ पे होगा आपका पी एक्सटर्नल। अब 12 से इसको डिवाइड करना आसान है, 12 का टेबल आता है आपको, ऐसा मुझे लगता है ना आपको 12 का टेबल आता है। तो 12 4s आर 48, है ना, करके दिखाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। तो हमें दिया क्या है? हमें डिवाइड करना है किसको? 4862.4 को, किससे? 12 से। तो 12 4 का कितना होगा? 12 4s आर 48। ओके, यहाँ पे 0 0 बचेगा, नीचे 6 लेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 दे देंगे, नीचे 2 लेंगे बच्चों, तो अब 12 5s आर कितना होगा? 60, है ना। कितना बचेगा? 2, फिर नीचे लेंगे 4, तो 12 पॉइंट आएगा अभी, है ना, अभी पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे पॉइंट था, तो 12 2s आर 24, ठीक है। तो कितना बचेगा? 0 0। मतलब आपका आंसर कितना है? तो आपका आंसर आ गया अभी 405, कितना है? 405.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया आपका पी एक्सटर्नल। सीधा लिख लो, तो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पे वो है 405.2 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या होगा ये? पास्कल। किस में आएगा आंसर आपका? पास्कल। स्टैंडर्ड यूनिट आएगा। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट आएगा? क्योंकि वर्क डन आपका जूल में था, वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, तो प्रेशर जो है वो आपका पास्कल में आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला सवाल क्या कह रहा है अभी? अगला सवाल क्या कह रहा है? फिर से गिवन डेटा लिख लेंगे। एक जैसे सवाल है ना, सारे सवाल एक जैसे हैं, सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब n का वैल्यू अभी 1 मोल दिया है, जिसका हमें कुछ काम नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, इज कॉम्प्रेस फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब, कॉम्प्रेस किया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब बच्चों ये वॉल्यूम दिया है। ओके, तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, मतलब पी एक्सटर्नल दिया है, कितना दिया है? 1.2 10 टू द पावर 5, क्या है? पास्कल। ओके, आगे द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज, वर्क इन्वॉल्व मतलब W दिया है, और कितना दिया है? 36.0 जूल, 36.0 जूल दिया है। आगे क्या कह रहा है?
कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। अब फाइनल वॉल्यूम मतलब V2, V2 आपको निकालना है। फाइनल बोला है, इनिशियल बोला होता तो V1, फाइनल बोला है तो V2। अगर ये V2 है तो इसका मतलब ये आपको V1 दिया है ना। अगर ये V2 है तो ये पहला वाला वॉल्यूम होगा आपका V1। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेशर आपका पास्कल में है, वर्क डन आपका जूल में है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में चाहिए। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब कैसे करते हैं, है ना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब हम कैसे करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना है तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो अभी। तो ये आपको करना पड़ेगा 500 और 10 टू द पावर कितना होगा अभी, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करेंगे तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये भी हम उसमें ऐड कर देंगे, इसकी भी हमें जरूरत है ना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना है तो 10 टू द पावर -6 लिख देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना है, कहां पे लिख दूं अभी, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। अगर मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब है और 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में करना है तो 10 टू द पावर -6 क्या होगा, मीटर क्यूब। इसको भी इसमें ऐड कर दिया हमने, है ना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना है तो 10 टू द पावर -6। वैसे आप इनका यूज करके भी ये आंसर ला सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करता, आप डायरेक्टली रन कर लेना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करना है तो 10 टू द पावर -6 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको दिया है कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस में क्या होता है, तो कॉम्प्रेस में जो V2 है वो छोटा आएगा V1 से। मतलब अभी आप V2 कैलकुलेट करेंगे वो आपका V1 से छोटा आएगा। कैसे, देखो अभी सॉल्व करते हैं। पहले तो एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल, क्या होता है डेल्टा V। और डेल्टा V को क्या लिख लेंगे बच्चों अभी हम, -P एक्सटर्नल। डेल्टा V क्या होता है, पहले डेल्टा V निकाल लेते हैं क्या, वैसे भी किया तो चलेगा। पहले डेल्टा V निकाल लो, फिर V2 -V1 कर लेना, आंसर आ जाएगा, मतलब आसान होगा, ठीक है, सॉल्व करने में आसान होगा। इसलिए मैं अभी क्या करता हूं, पहले डेल्टा V निकाल लेते हैं। तो W कितना दिया है हमें, 36.0 जूल, मतलब W आपका 36 है, माइनस P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल है आपका 1.2 10 टू द पावर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5, और इंटू होगा आपका डेल्टा V। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 36 डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेल्टा वी है, यहाँ पे साइन माइनस है ना, तो ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये होगा 1.2 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे बचेगा डेल्टा वी। क्या किया हमने, ये 1.2 10 टू द पावर 5 को नीचे ले लिया, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 12 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पॉइंट मैं एक से शिफ्ट कर लेता हूं। अगर ये पॉइंट मैंने एक से शिफ्ट कर लिया तो कुछ ऐसे होगा, -36 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 4 बचेगा, है ना। मतलब मैंने एक पावर इसको दे दिया बच्चों। अब ये होगा आपका डेल्टा V। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, ये 12 1 और 12 3 आर 36, और 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो होगा -4, ठीक है, क्या होगा -4। अगले पेज पे ही ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे -3 बचा है और 10 टू द पावर -4, तो आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसे आया, -3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया आपका डेल्टा V, ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा V। अब देखो सीधा लिख लेते हैं, तो डेल्टा V का आंसर आ गया -3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, ये हमें मिल गया बच्चों। अब आगे क्या करते हैं हम, डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है V2 -V1, तो ये होगा -3 10 टू द पावर -4, ओके। अब देखो आपको V2 निकालना है, -V1 कितना है, तो हमें पता है V1 कितना है, V1 देखो, V1 है 500 10 टू द पावर -6, कितना है 500 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहां पे है -3 10 टू द पावर -4, कुछ ऐसे। अब देखो, अब ये V2 क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये होगा -3 10 टू द पावर -4, ये माइनस है इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 500 10 टू द पावर -6, है ना। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो, तो आप इसे क्या करेंगे, अभी ये दोनों पावर सेम कर लेते हैं, तो यहां पे अगर मैं 2 0 बढ़ा देता हूं तो ये 10 टू द पावर -6 होगा,
है ना, एक जीरो बढ़ाया तो एक नेगेटिव पावर बढ़ता है, दो जीरो बढ़ाए तो दो नेगेटिव पावर बढ़ता है। ये बेसिक रूल है, पता होना चाहिए। दो जीरो बढ़ा दिए इसलिए दो नेगेटिव पावर बढ़ गए बच्चों, -4 का -6 हो गया। ये हो गया 500 और 10 टू द पावर हो गया आपका -6। अब यहां पे अंदर बचेगा -3 प्लस -300 प्लस 500 और बाहर आएगा 10 टू द पावर -6 कॉमन। यहां से 10 टू द पावर -6 को ले लिया हमने कॉमन। अब क्या होगा आपका V2, देखो लॉग की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 500 में से 300 को माइनस करेंगे तो 200 बचेंगे। तो आपका जो V2 है वो आ गया बच्चों 200 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर बच्चों यहां पे आ गया। ठीक है, अब 10 टू द पावर दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 क्या होगा 200 और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब मतलब ही सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपका V2 200 सेंटीमीटर क्यूब आया है। V1 कितना था, V1 था 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि आपने कॉम्प्रेस किया है। आपका सवाल सही है, मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपका आंसर था पहले 500 दिया था वॉल्यूम, अभी 200 आ गया मतलब कम हो गया, कम हो गया मतलब कॉम्प्रेस हुआ और क्वेश्चन में हमें कॉम्प्रेस दिया है। ओके, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, फिर से गिवन डाटा, सेम सवाल है ना, एक जैसे सवाल है, सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन मतलब अभी हमें W निकालना है। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ NH3 इन विच वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8.0 dm क्यूब टू 4.0 dm क्यूब। मतलब देखो आपको दिया है 8.0 dm क्यूब और दूसरा दिया है 4.0 dm क्यूब, है ना। अब dm क्यूब है इसका मतलब वॉल्यूम है, dm क्यूब है इसका मतलब वॉल्यूम है। और आगे क्या दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 43 बार, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर दिया है आपको कितना 43 बार, कितना दिया है 43 बार। और बोला क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज, वर्क एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो देखो वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो वॉल्यूम है। तो क्या कहा उसने, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 dm क्यूब टू 4.0 dm क्यूब, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 से 4, मतलब पहले 8 था बाद में 4 है, मतलब ये 8 आपका V1 है और ये आपका V2 है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बताओ, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम dm क्यूब में है और प्रेशर बार में है, तो आपका वर्क डन dm क्यूब बार में आएगा, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अभी देखो, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे W का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल, है ना, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब आपको डेल्टा V दिया नहीं है, V1 V2 दिया है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -P एक्सटर्नल और डेल्टा V को लिखेंगे V2 V1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो P एक्सटर्नल कितना है आपको दिया हुआ 43, लेकिन ये माइनस है 43। अब V2 V1, V2 कितना है 4.0 मतलब 4, माइनस V1 कितना है 8, V1 कितना है 8, मतलब कितना होगा -43। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 8 माइनस 4 होगा 4, बड़े नंबर का साइन दे दो, बड़े नंबर का साइन होता है माइनस। अब माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, और यहाँ पे बचेगा 43 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब 43 को 4 से मल्टीप्लाई लगे तो आप ऐसे लिख लो 43 इंटू 4, तो आएगा आपको आंसर, अभी ये प्लस आएगा, 4 3 जार 12 कैरी होगा 1, 4 4 जार 16 प्लस 1 कितना होगा 17। ओके, कुछ ऐसे होगा, ये वर्क डन है। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो वॉल्यूम dm क्यूब में है, प्रेशर बार में है, तो आपका जो वर्क डन है वो dm क्यूब बार में आएगा। वर्क डन किस में आएगा, dm क्यूब बार। हो गया बच्चों, है ना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर वर्क डन निकालना तो आसान था, लेकिन इस सवाल में एक चीज पूछी गई है, कौन सी, इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज, वर्क एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो देखो वर्क डन पॉजिटिव आया है। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क दो होते हैं, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा, जब एक्सपांशन होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब कॉम्प्रेशन होगा। अब इसमें डायरेक्शन पूछा गया है ना, तो इसको थोड़े अलग तरह से सवाल में पूछा गया है, इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज। देखो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है, बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, है ना, मतलब वर्क एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है,
सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो हो रही है, ठीक है, ऑन द सिस्टम कहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो हियर हियर वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, है ना, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, हेंस 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 जो आपका वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, है ना, सराउंडिंग वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। पॉजिटिव साइन है इसलिए वर्क एनर्जी कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कहां से, वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज, कहां से फ्लो होगी, सराउंडिंग टू सिस्टम। बच्चों ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर वर्क डन निगेटिव आता तो सिस्टम से सराउंडिंग, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्या कह रहा है, देखो अगला क्या कह रहा है, लास्ट है, अरे लास्ट है, हो गए फिर, है ना, लास्ट सवाल है, आज के सेशन का लास्ट सवाल है, ओके, लेकिन थोड़ा अलग है, पहले से थोड़ा अलग है, इसको अच्छे से समझ लो। हो गया फिर सेशन, ओके, चलो तो शुरू करते हैं। देखो इस सवाल में क्या बोला गया है, तो सबसे पहले अलग सवाल है, थोड़ा देख लेते हैं। गिवन डेटा देखो क्या बोला गया है, 200 ml इथिलीन गैस, 150 ml HCl गैस वेयर अलाउड टू रिएक्ट एट 1 bar प्रेशर, है ना। मतलब देखो आपको एक इथिलीन गैस दिया है, इथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H4, इथिलीन मतलब होता है बच्चों C2H4, ठीक है, और HCl है, दोनों का वॉल्यूम दिया है, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रेशर कितना दिया है, 1 bar दिया है। तो पहले प्रेशर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, तो आपको जो प्रेशर दिया है, ठीक है, वो कितना है, 1 bar, वही सवाल है ना, 1 bar प्रेशर है। अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, और यहां पे हमें एक रिएक्शन दिया है, वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन है C2H4, इसको अच्छे से समझ लो, है ना, C2H4 गैस प्लस HCl गैस, और बच्चों इससे क्या बन रहा है, तो इससे बन रहा है C2H5Cl, ये भी है गैस, ओके। तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट पीवी वर्क इन जूल्स, हमें वर्क निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें, इन जूल में निकालना है। तो देखो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको वॉल्यूम दिया है, वो आपको रिएक्शन के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन के नीचे ही लिखेंगे, क्या बोला है, इथिलीन गैस कितना है, 200 ml, ये बच्चों आपको 200 ml दिया है। HCl कितना दिया है, 150 ml, HCl कितना दिया है, 150 ml, ये हमें पता नहीं है, मतलब हमें दो इनिशियल वॉल्यूम पता है, हमें फाइनल वॉल्यूम पता नहीं है। अब इसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिलेट किया गया है, ठीक है, जो क्लास 11 का चैप्टर है। देखो यहां पे रिएक्शन पहले तो देखो बैलेंस है क्या, तो ये रिएक्शन बच्चों आपको बैलेंस दिख रहा है, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 और 1 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, 1 Cl, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो अगर ये 1 मोल है तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल बना रहा है, ठीक है, ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल बना रहा है, ये कुछ रिएक्शन है। तो अब बच्चों ये मोल के फॉर्म में हो गया, अब वॉल्यूम के फॉर्म में देखेंगे तो देखो इनका क्वांटिटी जो है, इनका जो अमाउंट है वो सेम चाहिए, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये अगर 200 है तो ये भी कितना चाहिए, 200, लेकिन आपके पास तो 150 ही अवेलेबल है, बराबर। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब ये 200 होता तो ये 200 और ये 200 होता बच्चों, है ना, कुछ ऐसे हम यहां पे बोलते, ओके। अब लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहां पे ये 150 है तो इसका 200 150 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 1 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो कुछ आप ऐसे कर सकते हैं क्या, इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, अब यहां पे कुछ ऐसा होगा, इसका 150 ml इसके 150 ml से रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बनेगा, तो इसका भी 150 ही बनेगा, और ये कितना बचेगा, तो ये 200 में से 150 यूज कर लिया तो 50 बच जाएगा, जो बचा उसको जाने दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट करेगा, बराबर। तो बच्चों होगा क्या, यहां पे 150 तैयार हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है,
तो जो वैल्यू कम होगी उससे हम डिसाइड करेंगे अभी यहाँ पे। ओके, तो 200 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये 150 दिया है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट करे और इसका 50 बच जाए, जो बचा उसका कुछ हमें लेन देन नहीं है, हमें तो रिएक्शन के लिए दोनों का अमाउंट सेम चाहिए। तो इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 150 बनेगा। तो मुझे बताओ अभी V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका, शुरुआत में वॉल्यूम कितना लिया है, इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 150 प्लस 150। ओके, आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 150 प्लस 150, मतलब ही बच्चों देयरफॉर जो V1 है वो कितना आ गया 300। लेकिन इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ml, इसका यूनिट क्या है ml। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रेशर बार में दिया है, अगर प्रेशर बार में है तो वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, वॉल्यूम हमें डीएम क्यूब में चाहिए। तो आपको यह चीज पता होगी कि आपका जो V1 है वो 300 ml मतलब ही सेंटीमीटर क्यूब होता है। ml मतलब ही क्या होता है, ml मतलब ही आप इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, ml को ही आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका देयरफॉर आपको डीएम क्यूब चाहिए तो 300 है ना, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब करना है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब हमने लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब कहां पे है, तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब किया तो 10 टू द पावर प्लस 3 है, लेकिन आपको करना क्या है सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब करना है, मतलब उल्टा करना है, तो पावर प्लस का माइनस होगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब करना है तो 10 टू द पावर माइनस 3 हम लिखेंगे। डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर प्लस 3, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब क्या होगा अभी, तो यहां पे बच्चों अभी क्या होगा, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब करना है तो 10 टू द पावर कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब करना है तो 10 टू द पावर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -3 आ रहा है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या करना है हमें, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब, देखो तो डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो प्लस है, हमें सेंटीमीटर को डीएम क्यूब करना है मतलब -3 आएगा, क्या आएगा -3। ओके, क्या होगा हमारा आंसर -3, तो ये होगा -3 और किसमें डीएम क्यूब में, ये आपका हो गया V1। अब V2 क्या है, ये तो V1 कर लिया हमने, V2 क्या है, तो V2 को देख लेते हैं। तो V2 मतलब होगा आपका फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास, फाइनल वॉल्यूम है 150 ml है ना, फाइनल वॉल्यूम कितना है 150 ml। अब इसको ही आप ऐसे लिख सकते हो 150 ml मतलब ही सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें तो डीएम क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको 150 10 टू द पावर -3 क्या होगा डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आ गया फाइनली V2 है ना, फाइनली V2 मतलब V1 V2 दोनों हमें मिल गए। ओके, और हमें बच्चों प्रेशर भी पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V को क्या लिखेंगे -P एक्सटर्नल। देखो डेल्टा V होता है आपका V2 -V1, अब ये होगा -P एक्सटर्नल कितना है, देखो एक्सटर्नल प्रेशर आपको 1 बार दिया है मतलब इसका वैल्यू 1 है, इनटू V2 -V1 वो भी देख लो, V2 कितना है 150 10 टू द पावर -3, ये 300 10 टू द पावर -3, मतलब ये होगा 150 10 टू द पावर -3 और V1 है 300 10 टू द पावर -3, कुछ ऐसे। अब क्या होगा बच्चों, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बचेगा 150 -300 और बाहर आएगा 10 टू द पावर -3, कुछ ऐसे। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150, और बड़े नंबर का साइन है माइनस, ये होगा 10 टू द पावर -3। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 150 है ना, इंटू 10 टू द पावर -3, कुछ ऐसे। ये आपका वर्क डन आएगा, लेकिन किस में आएगा, ये आएगा आपका डीएम क्यूब बार में, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो बार में था, वॉल्यूम डीएम क्यूब में था, तो आपने वर्क डन निकाल लिया डीएम क्यूब बार में। लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा है, जो वर्क डन है वो हमें जूल में चाहिए, तो हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट, क्या पता है बच्चों हमें पता है कि जो 1 डीएम क्यूब बार होता है उसको ही हम लिखते हैं 100 जूल, क्या लिखते हैं उसको
100 जूल। 1 डीएम क्यूब बार को क्या लिखते हैं, 100 जूल। तो यहाँ पे 100 पुट कर दो, तो आपका जो W होगा वो होगा माइनस, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस 150 10 टू द पावर -3, और डीएम क्यूब बार को लिखेंगे हम 100 जूल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पे 3 जीरो आपको दिख रहे हैं और 10 का पावर -3 है, इसका मतलब 1 0 2 0 3 0 कैंसल, और 3 जीरो के लिए 10 टू द पावर -3 भी क्या होगा, कैंसल, क्योंकि 3 जीरो मतलब 10 टू द पावर +3 और ये -3 कैंसल हो जाएगा। तो आपका जो W है वो आएगा +15, है ना, और किसमें, जूल में। तो W आएगा आपका +15 जूल। कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेट करना था, है ना। तो वर्क डन इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ, ठीक है। सभी बेसिक पॉइंट्स हमने इसमें क्लियर किए हैं, ना, बेसिक से सारी चीजें पढ़ा दी है। वर्क डन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीजें हमने बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर ली है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सवाल सॉल्व करते वक्त अभी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नया चैप्टर है, शुरुआत अच्छी होगी तो आपका जो एंड होगा वो भी अच्छा ही होगा। पहले से पढ़ो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो कुछ मैंने पढ़ाया है यूनिट कन्वर्जन्स को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि विदाउट यूनिट कन्वर्जन आपके क्वेश्चंस वर्क डन के सॉल्व नहीं होंगे। तो वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन काफी कंफ्यूजिंग है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस पर आपको अच्छे से कमांड लाना है। ओके, तो मिलता है बच्चों अभी अगले सेशन में, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।